हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है दिस थ्योरम। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट की हमारे पास थ्योरम है क्या वो समझेंगे, फिर उसके प्रूफ पर चलेंगे। क्लियर इतना बेटा? देखो, इफ एम इज ए प्रॉपर closed linear subspace of a Hilbert space H, then there exists a non-zero vector Z0 in H। Hilbert space में कोई non-zero vector होगा Z0 such that Z0 जो है वो orthogonal to M। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तो हमारे पास क्या है, गिवन पोर्शन है कि H मेरे पास कोई हिल्बर्ट स्पेस है, M उसका मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है। तो मुझे क्या करना है, हिल्बर्ट स्पेस में एक नॉन जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस दिखानी, एग्जिस्ट कराना है। किस तरीके से एग्जिस्ट कराना है कि वो क्या हो, M के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। क्लियर? तो देखो बेटा, मेरे पास H एक हिल्बर्ट स्पेस है, इतना क्लियर? ठीक है, इसमें मेरे पास एक M है जो कि क्या है, प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। ये मेरे पास क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। इतना क्लियर है? ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बोला गया है, वर्ड जो यूज किया गया प्रॉपर, सॉरी ये वाला प्रॉपर नहीं बेटा, सॉरी दिस, यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया प्रॉपर। क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस तो हो गया, ठीक है, प्रॉपर वर्ड किया गया। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी हम सब स्पेस या सबसेट का बात करते हैं तो किस तरीके से, ए सबसेट है बी, मैं ये लिखती हूँ, ठीक है, ए की ए बी का सबसेट है। बट अगर प्रॉपर सबसेट लिखें तो ए कंटेन दिस, जो ये इक्वालिटी वाला ये हट जाता है। तो सिमिलरली एम जो है मेरे पास, अगर मैं सब स्पेस की बात करूं तो ऐसे है, जो कि क्या है, क्लोज लीनियर सब स्पेस। बट प्रॉपर है तो अब लिखा जाएगा दिस। ठीक है, समझ आ गया? प्रॉपर का मतलब कंटेन कर रहा है, ये वाला पोर्शन है कि इसके इक्वल नहीं है, इसके अंदर कंटेन ही कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? जैसे कि हम, कि मेरे पास H है, ठीक है, तो M इसके अंदर है, प्रॉपर है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, ये चीज़ें। इतना क्लियर हो गया? क्या चीज़ हमें यहाँ तक गिवन है? ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया बेटा कि यहाँ तक हमें H एक हिल्बर्ट स्पेस है और M मेरे पास क्या है, क्लोज लीनियर सब स्पेस है, और कैसा है, प्रॉपर। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, जो मेरे पास H है, H में मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर मुझे ऐसा एग्जिस्ट कराना है जो क्या हो, मेरे पास M के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये क्या है, मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है नॉन जीरो वेक्टर, जीरो के इक्वल नहीं है वेक्टर, तो हिल्बर्ट स्पेस में। तो मेरा मेन टारगेट मुझे समझ आ गया, क्या करना है, मुझे काम ये करना है कि H के अंदर मुझे Z0 एक नॉन जीरो वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट कराना है, और इस तरीके से जो चीज़ें मुझे गिवन है वो मैंने लिख लिया। इतना क्लियर? अब हम इसके क्या चलते हैं बेटा, प्रूफ पर चलते हैं। तो प्रूफ देखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ समझाने वाली थी। अब देखो प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में पहले मेरे पास यहाँ पे देखो, सिंस M इज ए प्रॉपर क्लोज्ड linear subspace of H, there is a vector x in H such that x does not belongs to M, let D be the distance from x to M, ठीक है, then there exists a vector y0 in M such that this। अब ये पूरी राम कथा के आगे यहाँ पे कौन सी कहानी यहाँ पे लिख दी बेटा, इससे पहले जो मैंने थ्योरम कराई थी दिस, ये वाली थ्योरम मैंने कराई थी। तो इस थ्योरम में मेरे पास क्या था कि H मेरे पास एक हिल्बर्ट स्पेस है,
ठीक है, ओके क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर x है जो इस M में नहीं है। अब हिल्बर्ट स्पेस तो भंडार है वेक्टर्स का, तो हमें एक वेक्टर ऐसा मिल गया जो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेक्टर होंगे बट x H में तो है, हिल्बर्ट स्पेस से ही आ रहा है ना वेक्टर, बट M में नहीं है, इस तरीके से। तो इससे इस M तक की जो मेरे पास है क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, इसकी डिस्टेंस मेरे पास d है, ठीक है। तो इससे इस तक की कोई डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना, ठीक है, जिससे डिस्टेंस बताया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है। तो यहाँ पे हम एक यूनिक वेक्टर y0 ये एग्जिस्ट करा देते हैं, और किस तरीके से कि यहाँ से इस y0 की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी d, ठीक है। जो यहाँ से इस पूरे के हम डिस्टेंस बता रहे थे ना, तो इसमें एक y0 ऐसा हमारे पास वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा जो इसके इक्वल है d के, जो हम इसकी यहाँ से डिस्टेंस बता रहे थे, इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इसकी y0 से डिस्टेंस, मेरे पास d आ गई, क्लियर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की कहीं से डिस्टेंस बताते हैं तो हम कहीं पे यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे डिस्टेंस बता रहे हैं, तो इससे डिस्टेंस बताने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे मेरे पास कोई y0 मिल जाता है, ये मेरे पास x है, तो ये वाली जो होती है, ठीक है, इतना क्लियर, y0। तो वो कह रहा है कि ये मेरे पास जो m है, x से m की जो डिस्टेंस है वो d है। तो यहाँ पे हम m में एक y0 इस तरीके से यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट कराएंगे कि जो हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पूरे m की डिस्टेंस बता रहे हैं ना, वो यहाँ से इसके भी y0 की डिस्टेंस के x से y0 तक की डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये थ्योरम थी। अब ये थ्योरम यहीं पे यूज़ होनी है, ठीक है। अब ये यूज़ क्यों की, देखो ऊपर ही मेरे पास है कि M मेरे पास क्या है, प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस, प्रॉपर है तो इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो देखो जब मेरे पास ये है M क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H और दिस डिस्टेंस ये, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, फिर ये चीज़ मैंने लेट कर ली, तो मेरे पास ये पूरा पोर्शन आ जाएगा सिर्फ इसी के बेस तक, ठीक है, कि M क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया हिल्बर्ट स्पेस का, और एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा, और डिस्टेंस जो होगी इसकी यहाँ से M तक की मेरे पास D होगी। तो इस तरीके का एक यूनिक वेक्टर इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, मतलब M पर ही ऐसा कि जो हम M से डिस्टेंस बता रहे हैं वहाँ पे y0 होगा M में, ठीक है। तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे पास D। तो समझ आ गया हमने लास्ट थ्योरम क्यों यूज़ की, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली थ्योरम है उसका यूज़ हुआ है, ठीक है, कि M प्रॉपर लीनियर सब स्पेस है तो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर x इन H, हिल्बर्ट स्पेस में एक वेक्टर x होगा बट वो इसके अंदर नहीं होगा M के अंदर, और इससे इस M की जो डिस्टेंस होगी वो D होगी। तब मेरे पास एक यूनिक वेक्टर M में y0 इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो आएगी मेरे पास D। इतना क्लियर ऑन द बेस दिस लाइन, ठीक है, बाय द लास्ट थ्योरम। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या कर लिया, इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए इन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो मेरे पास यहाँ पे x माइनस के y0 है इसको यहाँ पे z0 मान लिया। जो यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस में मुझे जो नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कराना है ना, तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि वो नॉन जीरो वेक्टर जो है यहाँ पे लाना है z0, वो क्या होगा इक्वल टू x माइनस के y0। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि डिफाइन जो किया है इसको z0, ठीक है। सिंस कैसे, अगर मैं इसका नॉर्म करूँगी तो इधर भी नॉर्म आ जाएगा। इसका नॉर्म क्या है मेरे पास d, तो d जो मेरे पास क्या है डिस्टेंस होती है बेटा। और डिस्टेंस मेरे पास ये देखो, डिस्टेंस या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होती है, ये तो इक्वल टू जीरो या पॉजिटिव। अब देखो x तो मेरे पास अगर यहाँ पे m पे कहीं प्रेजेंट होता तो इसकी m से डिस्टेंस क्या आती, जीरो, ठीक है। बट वो m पे तो प्रेजेंट है ही नहीं, वो कहीं यहाँ पे है, तो जो भी यहाँ पे आएगी डिस्टेंस वो तो पॉजिटिव ही आएगी ना, तो ये वाला केस तो नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी है,
इतना क्लियर हो गया ना। जीरो क्यों नहीं आया? क्योंकि इस पर ही प्रेजेंट होता तभी तो इसकी यहाँ पे x होता, तो x की m से डिस्टेंस जीरो, ठीक है। बट जीरो हो नहीं सकती क्योंकि ये m पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि मेरे पास ये है पूरा हिल्बर्ट स्पेस में, ठीक है, प्रॉपर एम प्रॉपर क्लोज लीनियर सब स्पेस है। तब मेरे पास एक पॉइंट में हिल्बर्ट स्पेस से लूँगी जो इसमें नहीं होगा और इसकी इससे डिस्टेंस जो होगी वो डी होगी। तो यहाँ पे एक वाई नॉट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू डी होगी। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे जेड नोट लेके आना था, तो जेड नोट लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको पूरे को डिफाइन कर दिया कि दिस इज़ द जेड नोट। और किस तरीके से डिफाइन किया, सोच समझ के, कैसे वो अभी पता चल जाएगा। सिंस इसकी मैंने नॉर्म निकाली, नॉर्म निकालने के बाद मैंने देखा कि इसकी वैल्यू क्या मेरे पास डी, तो डिस्टेंस क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये जीरो नहीं होगी। तो मैंने इसको जेड नोट किस तरीके से डिफाइन किया कि मेरे पास जो जेड नोट है वो क्या आ जाए, मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है। या आप किस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे मेरे पास आ गया जेड नॉट इक्वल टू डी था ना, जो कि मेरे पास क्या आ गया ये, तो नॉर्म ऑफ जेड नॉट ग्रेटर देन जीरो। अब देखो मेरे पास किसी की भी नॉर्म जो होती है वो या तो इक्वल टू जीरो होगी या ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो इक्वल टू वाला तो यहाँ पे अगर इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। अगर बाई चांस मेरे पास नॉर्म इक्वल टू जीरो हो गई तो यहाँ से निकल के क्या आता है, x इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट यहाँ पे इक्वलिटी वाला पोर्शन तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन है, तो ये मेरे पास कभी भी जीरो जेड नॉट जो है वो जीरो नहीं होगा, ये क्या रहेगा मेरे पास नॉन जीरो, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेक्टर की नॉर्म अगर जीरो आ रही है वो सिर्फ जीरो वेक्टर की ही आएगी, ठीक है। अब वो जीरो तो आ नहीं रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो कोई नॉन जीरो होगा। इतना क्लियर। तो यहाँ पे हमने जेड नॉट इस तरीके से डिफाइन किया कि मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर ये आ जाए। अब आगे देखो बेटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा दिस कि जेड नॉट इज ए नॉन जीरो वेक्टर। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने एक जेड नॉट नॉन जीरो वेक्टर ले आई, ठीक है। अब मेरे को क्या दिखाना है बेटा, जो जेड नॉट मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर जो आया है उसको एच में दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेन चीज़ दिखाना है कि वो ऑर्थोगोनल होगा एम के। यहाँ पे एग्जिस्ट तो करा दिया ना हिल्बर्ट स्पेस में, ठीक है, क्योंकि एक्स भी मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से, वाई भी मेरे पास हिल्बर्ट, वाई नॉट भी, तो पूरा का पूरा हिल्बर्ट स्पेस में, तो दिस इज हिल्बर्ट स्पेस में। और मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि मेरे पास क्या यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, यहाँ पे जेड नॉट मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर गया। अब मेरे पास मुझे क्या प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल होगा एम के साथ। अब देखो यहाँ पे बेटा कोई वेक्टर है मेरे पास और किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या होता है डेफिनेशन में क्या होता है, ये ऑर्थोगोनल हो y के फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m। कोई भी वेक्टर किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल हो रहा है तो इसमें डेफिनेशन क्या होती है, ये कब इस सेट के साथ ऑर्थोगोनल होगा, जब ये इसके सभी वेक्टर के साथ क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा। इतना क्लियर ना। यही चीज़ तो पढ़ते हैं हम कि कोई भी वेक्टर किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल कब होगा, जब उसके सभी पॉइंट्स के साथ क्या हो वो ऑर्थोगोनल, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं सबके साथ ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ठीक है। अब बेटा ऑर्थोगोनल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऑर्थोगोनल कब होगा, जब उन दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या होगी इक्वल टू जीरो। तो ये इसका ऑर्थोगोनल कब होगा, जब जेड नोट की वाई के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाए जीरो। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम। तो दूसरी चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि जेड नॉट एम के ऑर्थोगोनल कब होगा, जब ये एम के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बना दे जीरो। तो ये दोनों चीज़ हमें पता चल गई। तो ये तो मुझे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा दिस, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ सफिशेंट, ठीक है, इट इज़ सफिशेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ सफिशेंट टू शो डैट इफ y इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर
इन m, देन z नॉट जो है वो ऑर्थोगोनल होगा y के। यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी वर्ड क्यों यूज़ किया गया? देखो अगर मैं m है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर से मैंने एक कोई आर्बिट्रेरी y उठा लिया, ठीक है, अगर इसके लिए ये चीज़ हो गया तो यहाँ से मैं कुछ भी उठाऊँ, z उठाया, w उठाया, कुछ भी उठाऊँ तो ये सबके लिए होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि ये ऑर्थोगोनल हो m के सभी वेक्टर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक आर्बिट्रेरी ले लिया। क्लियर? अब मुझे इसको इसके साथ ऑर्थोगोनल दिखाना, मतलब इसके साथ क्या दिखानी? इनर प्रोडक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया बेटा, वो चीज़ देखना। फॉर एनी स्केलर अल्फा, यहाँ पे एक स्केलर अल्फा लिया गया, ठीक है, और किस तरीके से लिया गया? नॉर्म ऑफ z माइनस के अल्फा y, ठीक है, ये नॉर्म ले लिया। अब देखो ये क्या क्या चीज़ें हमने की है और किस तरीके से किया, वो चीज़ ध्यान से समझना। यहाँ से हम लेंगे z नॉट माइनस के अल्फा y, ठीक है, इक्वल टू z नॉट की मेरे पास वैल्यू क्या है? x माइनस के y नॉट है, यही है ना z नॉट की वैल्यू, x माइनस के y नॉट, तो x माइनस के y नॉट। क्लियर? ठीक है। अब देखो x मैंने एक साइड ले लिया, ये एक साइड कर दिया। अब सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास y बिलोंग कर रहा है m से, y नॉट बिलोंग कर रहा है m से, ठीक है। अल्फा मेरे पास कोई स्केलर है और m मेरे पास क्या है? क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, मतलब लीनियर सब स्पेस है, लीनियर सब स्पेस है। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अगर ये लीनियर सब स्पेस है तो लीनियर सब स्पेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास x1 x2 दो वेक्टर होते हैं और अल्फा बीटा दो स्केलर होते हैं, तो अल्फा x1 प्लस के बीटा x2 भी बिलोंग करता है m से। अगर ये m के अंदर से आए हैं, ये दो स्केलर हैं, तो ये भी मेरे पास m के ही अंदर जाएगा। तो मेरे पास m यहाँ पे लीनियर सब स्पेस है, तो इसका एक वेक्टर ये हुआ, एक ये हुआ और एक स्केलर ये हो गया, और एक स्केलर हमने मान लिया 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मिनट, दिस 1, ओके 1 मान लो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? अल्फा y प्लस के y नॉट, यहाँ पे 1, ठीक है। और ये भी किसको बिलोंग कर जाएगा? m को। तो देखो अल्फा y नॉट, या इसको कैसे लिख सकते हैं? y नॉट प्लस के अल्फा y बिलोंग्स टू m से बिलोंग कर गया बेटा। अब देखो जो मेरे पास यहाँ पे m है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो x है, इसकी इस m से जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। इसके अलावा m में कोई पॉइंट है, जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ ये वाला, ये m के अंदर से ही तो आ रहा है, ठीक है। अगर ये m के अंदर है, इसको सही से लिख देते हैं, बिलोंग्स टू m, ये m के अंदर है, तो इसकी x से डिस्टेंस देखेंगे, पर हमारे पास इसकी m से जो डिस्टेंस है ये वो तो d है, तो जो और किसी पॉइंट से डिस्टेंस आएगी वो क्या होगा? d के इक्वल होगा या d से बड़ा होगा। क्यों? अगर बाय चांस पॉइंट ये यहीं पे प्रेजेंट हो जाए तो इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? x से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? बड़ी होगी, मेरे पास d से या इक्वल होगी, ठीक है। देखने से भी पता चल रहा है, यहाँ पे आ जाए तो इक्वल, यहाँ आ जाए तो बड़ी। इतना क्लियर? और d मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा? d की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है मेरे पास? ये निकली है ना, तो d की वैल्यू मैं ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मैंने ये चीज़ पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा? वो देखना, नॉर्म ऑफ z माइनस के अल्फा y, ये है, और ये सोल्व करके मेरे पास यहाँ पर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, नॉर्म ऑफ दिस। इतना क्लियर? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। अब ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो दिस माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, हमें तो पता है नॉर्म कैसे ओपन होता है। नॉर्म का अगर स्क्वायर इस तरीके से, नॉर्म को हम इनर प्रोडक्ट में अगर चेंज करें तो किस तरीके से करते हैं, कहने का मतलब ये था, ठीक है। सिंपल, मैंने बोला ना नॉर्म को कैसे ओपन करते हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है
कि हमें नॉर्म को इनर प्रोडक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब देखो नॉर्म का स्केयर और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, इतना क्लियर। तो जब मैं इसको इनर प्रोडक्ट में चेंज करूँगी तो ये वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, या क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास x है तो x हो गया, तो यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये और ये हो जाएगा, या हम किस तरीके से बोलते हैं, खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये एज इट इज़। अब नॉर्म की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, वो चीज़ देखना बेटा। इसका इस पूरे के साथ, यहाँ पे मैं ओपन करके बता रही हूँ, देखो यहाँ पे देखना, ये जो चीज़ ये डायरेक्ट लिख दी है, ये कैसे करा, मेरे पास है z0 माइनस के अल्फ़ा वाई और z0 माइनस के अल्फ़ा वाई, ये है ना मेरे पास, और माइनस के नॉर्म ऑफ दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये है मेरे पास। तो जब मैं इसको नॉर्म को ओपन करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इस z0 का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन एज इट इज, अल्फा वाई का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये चीज़ मेरे पास एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करना है यहाँ पे बेटा, इस z0 का इस z0 के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस साइन z0 का अल्फा वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, सिमिलरली अल्फा वाई का z0 के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा वाई का अल्फा वाई के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, और दिस, इतना क्लियर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो z0 का z0 के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे दिस ये स्केलर है, सेकंड प्लेस पे प्रेजेंट है, जब बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट के साथ आएगा z0 y का इनर प्रोडक्ट। क्लियर, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है तो एज इट इज़ आ गया ये। फिर देखो यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे है तो ये एज इट इज़ आएगा, बट यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है तो ये कॉन्जुगेट के साथ आएगा, एल वाई का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हो गया ना इतना। ठीक है, किस तरीके से आया, इस पूरे का इसका इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस साइन इसका इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस साइन इसका इसके साथ, फिर माइनस है इसका इसके साथ, माइनस माइनस प्लस इसका इसके साथ। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या किया है, इसको लिख दिया दिस। क्यों, देखो अभी मैंने बोला था कि सेम के साथ इनर प्रोडक्ट मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ नॉर्म में, तो मैंने अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे नॉर्म ऑफ जेड मॉड का स्केयर क्या हो जाएगा, जेड मॉड का इनर प्रोडक्ट, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे गिवन है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, सेम तो नॉर्म में नॉर्म का स्केयर। ठीक है, ये एज इट इज़। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड के। ये वाला पोर्शन नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड का स्केयर। ठीक है, कैसे हुआ है, देखो जेड मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस के आइटा वाई। अब मैं इन दोनों का क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस के आइटा वाई और x माइनस के आइटा वाई। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस और एक बार माइनस का a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो मतलब x का स्केयर माइनस आइटा वाई का स्केयर, यही आएगा, और x का स्केयर माइनस आइटा स्केयर वाई स्केयर, तो आइटा स्केयर की वैल्यू क्या, -1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा ये रफ कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे देखो,
और मैं अगर निकालूँ मॉड जेड की वैल्यू, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते कैसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा। और ये किसके, ये है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस, तो जेड का दिस। तो यही चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जेड की जगह अल्फा है, तो अल्फा का कॉन्जुगेट मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो वही चीज़ लिख दिया। फिर सेम तो नॉर्म में ऐसे लिख देंगे, ये एज इट इज। अब देखो इससे मेरे पास ये सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल, रिमेनिंग बचा दिस और दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे क्या किया वो देखते हैं। यहाँ पे सेटिंग की है, जो अल्फा है, अल्फा को सेट किया है, अल्फा इक्वल टू क्या लिया है मैंने यहाँ पे, बीटा और जेड नॉट और वाई का इनर प्रोडक्ट। अब देखो किस तरीके से सेट किया है, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना था वो क्या करना था, मुझे प्रूफ करना है कि जेड नॉट जो है वो ऑर्थोगोनल है वाई के, तो वाई के ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब क्या प्रूफ करना था मुझे, जेड नॉट का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना था, 0। तो इस तरीके से सेट किया है। तो मैंने अल्फा लिया है, बीटा कोई भी रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, और ये वाली इनर प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर ना। अब देखो बेटा किस तरीके से सेट करते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। जब मैंने ये चीज़ यहाँ पे ले ली, तो अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगी। अब देखो बीटा जो मेरे पास है कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। अब यहाँ पे मेरे पास अल्फा का कॉन्जुगेट, देखो माइनस साइन, माइनस एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से ये कैसे किया है वो चीज़ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, ये इससे ये स्टेप कैसे आया, देखो मेरे पास है यहाँ पे माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, ठीक है, और जेड नॉट वाई, एक टर्म सॉल्व करते हैं, दिखाते चल जाते हैं, ठीक है। ये है तो माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, अल्फा की वैल्यू तो ये है मेरे पास, तो यहाँ से क्या आएगा, बीटा का कॉन्जुगेट और जेड नॉट वाई का कॉन्जुगेट, ठीक है, और जेड नॉट वाई एज इट इज, इतना क्लियर। अब बीटा मेरे पास क्या है बेटा, रियल नंबर, तो रियल का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल, तो माइनस बीटा, ठीक है, रियल का कॉन्जुगेट रियल ही होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, ये जो इनर प्रोडक्ट होती है ये आती है फील्ड से, ठीक है। फील्ड मेरे पास यहाँ पे यूज होता है रियल देन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं बताया कि दिस इज रियल या कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट, तो हम एज ए कॉम्प्लेक्स इसको ट्रीट करेंगे। अब देखो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, उसका कॉन्जुगेट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है, वो किसके इक्वल होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड का स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर माइनस, अब इसकी जगह बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ये वाला पोर्शन किया गया है यहाँ पे, अब है मेरे पास माइनस के अल्फा वाई जेड नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू रखो बीटा, ठीक है, और जेड नॉट वाई, और यहाँ पे मेरे पास वाई जेड नॉट, ये पूरी टर्म। अब इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस बीटा तो एज इट इज, अब इसका क्या किया है यहाँ पे, देखो जब मैं कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी में जाती हूँ तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, हमें जेड नॉट वाई, मतलब यहाँ पे देखो इस वाले को चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या होता है, वाई नॉट दिस, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, जेड नॉट वाई का कॉन्जुगेट, ये लिख सकती हूँ। क्यों, जब भी हम कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जिसका भी कॉन्जुगेट हो रहा है तो वो क्या होता है, आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पे जेड नॉट पहले प्लेस पे तो सेकंड पे पहुँच गया, ये सेकंड पे ये फर्स्ट पे आ गया, ठीक है, यही होता है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, इसकी जगह जेड नॉट
वाई का कॉन्जुगेट, ठीक है। सेम वही इनर प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास, मतलब फील्ड से आती है, स्केलर है, कॉम्प्लेक्स है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है तो वो किसके इक्वल होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्केयर। तो यही तो चीज़ मेरे पास यहाँ पे देखना बेटा, अभी तो जस्ट यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। एक वैल्यू आ गई, अब आगे देखो तब रखेंगे ना, इसके बाद यहाँ पे सब वैल्यू एक साथ रख देंगे। इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी निकाल ली, अब हम निकालेंगे इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये नॉर्म ऑफ वाई का स्केयर, ठीक है। अब मेरे पास मॉड ऑफ अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा जेड नॉट वाई, ठीक है, इसके मॉड का स्केयर, यही तो है, ये वैल्यू रख दी मैंने, और नॉर्म ऑफ वाई का स्केयर, ठीक है। अब मॉड में है बेटा तो सिंपल देखो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये चीज़ ना आके यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, देखो बीटा मेरे पास रियल नंबर है तो बीटा मेरे पास क्या हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा मॉड लगते ही, अब प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, तो दोनों केस में प्लस ही आएगा और इसका स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दिस एज इट इज, तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे बीटा स्केयर दिस स्केयर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आया ये कैसे आया, देखो जब मैंने इस वाले की वैल्यू इवेल्युएट की, इस वाले पोर्शन की, तो मेरे पास निकल के आया ये। जब मैंने इसकी वैल्यू इवेल्युएट की तो मेरे पास पोर्शन निकल के आया ये। तो देखो दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, सेम साइन है, सेम है, तो 1 और 2, तो 2 होगी, माइनस के बीटा, ये सब चीज़ें एज इट इज़, ठीक है। माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस के 2x होता है ना, वही चीज़ की है, सेम सेम है वाई, ठीक है, माइनस के 2x, इतना क्लियर। 2 माइनस के 2 बीटा कैसे है, अब देखो यहाँ पे अब क्या किया इन्होंने, इस वाले पोर्शन को इन्होंने मान लिया a पूरे को, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को मान लिया इन्होंने b, क्योंकि मेरे पास एक ये है और एक ये है, ये तो दोनों सेम है, ठीक है, तो इसको मान लिया इन्होंने b। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, इसकी a आ गई, यहाँ पे ये भी a है और दिस b, इतना क्लियर, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ से बीटा a कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बीटा b माइनस के 2, यहाँ पे बीटा a ले लिया माइनस के 2 रहा, और यहाँ से बीटा b ले लिया तो बीटा a लिया तो बीटा b रह गया। अब मेरे पास ये आ गया, और जहाँ मेरे पास बीटा क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर। अब यहाँ से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, इतना हो गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिए। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला केस क्या लिया हुआ कि पॉजिटिव है, 0 है, किस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है इक्वल दिस, इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास इसके इक्वल है, तो ये क्या होगी मेरे पास, देखो किसी भी नंबर का स्केयर या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। सिमिलरली मोड के लिए भी होता है कि अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका मोड पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, 0 का 0 तो 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव है तो उसका स्केयर मतलब दोनों के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो केस बन गए, या तो a की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगी या a की वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अब देखो मुझे मेन चीज़ जो फाइंड करना है वो इनका इनर प्रोडक्ट मुझे 0 फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसका इनर प्रोडक्ट अगर 0 फाइंड करना है तो मतलब a को मुझे 0 बनाना है, मेन टारगेट तो मेरा ये है। अगर तो मैं लेके चलती हूँ, इसको मुझे फॉल्स कराना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं ले लेती हूँ कि यहाँ पे a मेरे पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, इतना क्लियर। यहाँ पे मैंने ये चीज़ ले ली कि a मेरे पास पॉजिटिव होगा। अब देखो a पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे केस एक ही फेल हो जाएगा, या आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, कैसे फेल होगा।
जब मैंने ए पॉजिटिव लिया तो ए की वैल्यू, मैं पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 मान ली, फिक्स 2 कर ली, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, बीटा ए बीटा बी माइनस के 2, ठीक है। अब बीटा मैं जो यहाँ पे ले रही हूँ सफिशेंटली स्मॉल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ले रही हूँ पर सफिशेंटली स्मॉल है, तो बीटा की वैल्यू मैंने मान दिया 0.5। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से मेरे पास जो b है वो क्या है, नॉर्म ऑफ y का स्केयर। अब मेरे को तो पता नॉर्म क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका स्केयर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे b की वैल्यू 0 पुट करके देखती हूँ, सारी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई, अब b की वैल्यू मैं 0 पुट कर रही हूँ, ठीक है, 0 माइनस के 2, तो मेरे पास यहाँ पे दिस इज 1, ओके, ठीक है। और यहाँ पे 0 माइनस के 2, ओके, तो माइनस के 2 यहाँ पे, सॉरी बेटा, ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे माइनस के 2, तो ये तो नेगेटिव आ गया निकल के। बट यहाँ पे क्या बोला है, जब मैं इसको इवेल्युएट कर रही हूँ, यहाँ पे देखो बेटा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, या तो 0 होगी या मेरे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, समझ आया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉसिबल, यहाँ पे ही ये चीज़ फॉल्स होगी। अगर ए को मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ, ठीक है, और मैंने सारा का सारा भार बी पे छोड़ दिया कि भाई बी तेरी मर्जी है, तुझे जैसे करना है वैसे कर, तो b की वैल्यू मेरे पास 0 भी है, पॉजिटिव भी है, तो b ने जब 0 रखा या वो 1 रखेगा या 2 मतलब वैल्यू रखेगा, तो वहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो रही है मेरे पास, फॉल्स हो रही है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये नेगेटिव आ रहा है। तो जब मैंने b के ऊपर ये चीज़ छोड़ा तो वो तो उसको बिगाड़ रहा है, जो मैंने निकाला उसको खराब कर रहा है, तो ठीक है, तो b के ऊपर हम ये भार नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये भार हम a के ऊपर ही छोड़ेंगे, क्योंकि a को हमने फिक्स कर दिया कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। a को पॉजिटिव फिक्स करते ही b की वैल्यू 0 रखो या कोई भी पॉजिटिव रखो, तो कभी तो ये नेगेटिव बन जाता है, किसी केस में ये पॉजिटिव भी बनेगा, ऐसा नहीं, आप वैल्यू पुट करके देखना, 0 भी बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो 0 और पॉजिटिव तो यहाँ पे ट्रू कर देंगे, बट अगर मेरे पास एक भी केस फेल हो गया, b की वैल्यू 0 या 1 2 वैल्यू पुट करने से मेरे पास ये नेगेटिव आ गया, तो फेल हो गया, तो हम b के ऊपर तो ये भार नहीं छोड़ सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, ये भार हम किस पे छोड़ेंगे, a पे। तो अगर ऐसी कौन सी, ये देखो, ये तो b पे मैं तो छोड़ूंगी नहीं, तो b को तो हम करेंगे नहीं। अब मेरे पास देखो a की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि जब जैसे मैंने a की वैल्यू पॉजिटिव रखी और b पे बाहर छोड़ा सारा, तो ये तो यहाँ पे इसको फॉल्स कर रहा है, ठीक है। तो मतलब तो a की वैल्यू अब मेरे पास क्या बची, सिर्फ 0, जो इस इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई। समझ आ गया बेटा, ठीक है। मेरे पास a की वैल्यू ये पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। पॉजिटिव मैंने किया, फिर b पे सारा बाहर आ गया, b ने जब अपनी वैल्यू पुट करनी शुरू की तो कहीं पे तो 0 पॉजिटिव आ रहा है, तो वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी आ रहा है। जैसे ही नेगेटिव आया तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, फॉल्स। कब हो रही है, जब मैं a को पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। तो मैं a की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या होगी मेरे पास, a की वैल्यू 0। मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन बचा, ठीक है, कि मैं b पे पूरा भार नहीं छोड़ सकती, क्योंकि b तो कभी नेगेटिव हो रहा है, जहाँ पॉजिटिव 0 वहाँ तो सेटिस्फाई है, बट जहाँ नेगेटिव है वहाँ तो वो काम खराब कर रहा है, ठीक है। तो a को हम पॉजिटिव नहीं, सिर्फ यही हमारे पास इनइक्वालिटी मतलब a की वही वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, सिर्फ 0। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फर्स्ट जो है मेरे पास इज ऑब्वियसली फॉर ऑल सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव बीटा, तो वी मस्ट हैव a इक्वल टू 0। तो हमारे पास मस्ट हैव हो गया कि a की वैल्यू मेरे पास 0 होना जरूरी है।
क्लियर हो गया ना? क्यों? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर मैं ए पॉजिटिव ले रही हूँ, सारा भार बी पे आ गया, बी ने जब अपनी वैल्यू पुट करनी शुरू करी, क्योंकि बी की वैल्यू मेरे पास 0 पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो कहीं पे तो वो 0 पॉजिटिव देगा, बट कहीं पे कुछ केसेस में वो क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। बट नेगेटिव तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब बी पे बाहर छोड़ रहे हैं तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और बी पे बाहर कब गया, जब मेरे पास क्या था, ए पॉजिटिव। तो इसका मतलब ए की कौन सी क्या वैल्यू हम रखें जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर दे, सेटिस्फाई, तो वो सिर्फ मेरे पास क्या बचा, 0। क्लियर? और ए की वैल्यू जैसे ही 0 आई, यहाँ पे 0 रखी मैंने, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0, तो मेरे पास दिस 0 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मेरे पास ये 0 आ गया। किसी भी नंबर का मॉड अगर मैं देखो पॉजिटिव वैल्यू लेती हूँ तो उसका मॉड पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू लूंगी उसका मॉड भी मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ 0 का ही मॉड मेरे पास क्या आता है, 0। तो अगर इसका मॉड 0 है तो इसका मतलब दिस इक्वल टू 0। इतना क्लियर? ठीक है। पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव और 0 का 0, तो 0 इसके ये इसके 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जेड नॉट की वाई के साथ क्या इनर प्रोडक्ट क्या है, 0, तो मतलब जेड नॉट ऑर्थोगोनल टू वाई। अब वाई मेरे पास क्या था, एक, ये आगे यहाँ तक क्लियर। वाई नॉट क्या था, वो सॉरी वाई क्या था मेरे पास, एक आर्बिट्रेरी, किसका मेंबर था, एम का। तो इसका मतलब जेड नॉट जो है एम के एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब इसके सभी वेक्टर्स पर ऑर्थोगोनल हो गया। ठीक है। और जब ये इसके सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल हो गया तो जेड नॉट क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया एम के, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल। ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ से इनर प्रोडक्ट आई, इसका मतलब क्या कि जेड नॉट ऑर्थोगोनल होगा वाई। वाई मेरे पास आर्बिट्रेरी मेंबर है, मतलब एम का कोई भी वेक्टर उठाओ सबके साथ ऑर्थोगोनल होगा ये। ठीक है। तो जेड नॉट एक ऐसा वेक्टर है जो एम के सभी वेक्टर्स के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब जेड नॉट ऑर्थोगोनल है एम के साथ, और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर इतना? तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।